नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं उन खबरों का सिलसिला। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां एक स्कूल बस अंडर ब्रिज के पानी में फंस गई। जानकारी के मुताबिक बस में 20 बच्चे सवार थे, जिन्हें लेकर बस स्कूल जा रही थी। इसी दौरान बस माचनपल्ली और सिगुर गड्ढा टांडा के बीच स्कूल बस अंडर ब्रिज में बाढ़ के पानी में फंस गई। अंडर ब्रिज में बस के फंसे होने की खबर जैसे ही लगी, आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और सभी बच्चों को सकुशल बस से निकाल लिया गया। लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस दौरान बस में बैठे बच्चे काफी दहशत में नजर आए। महबूब नगर के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, जब स्कूल बस 20 छात्रों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान वो माचनपल्ली और सिगुर गड्ढा टांडा के बीच बाढ़ के पानी में फंस गई। कई दिनों की लुका-छिपी के बाद गुरुवार को स्वर्ण नगरी में जमकर बरसे बादलों ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा ये रहा कि 1 घंटे की बारिश आफत बन गई। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। उफनते नाले के बीच बाइक लिए युवक फंस गया। इसे आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया, लेकिन बाइक बहकर नाले में गिर गई। वहीं भैरव चांदन रोड पर नाले के लिए बनाए गए रैंप पर करीब 2 से 3 फीट ऊपर पानी आ गया। इससे रोड के दोनों ओर जाम लग गया। झमाझम बारिश के बाद जैसलमेर की सड़कें डूब गईं, तो शहर का जिला अस्पताल दरिया में तब्दील हो गया। जिला अस्पताल के मेन गेट से लेकर ओपीडी परिसर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल भराव की वजह से मरीज और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय के पिछले हिस्से में कैंटीन के आगे जल जमाव हो गया। हालांकि नगर परिषद ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए जल्दी जल्दी पानी निकालने का काम शुरू किया। मॉनसून की पहली बारिश ने बीकानेर में नगर निगम और जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। हालत यह है कि शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और हादसों को दावत दे रही हैं। शहर के जस्सूसर, गिनानी, विश्वकर्मा गेट, कमला कॉलोनी रोड, पंचसती सर्किल जैसे इलाकों में निगम और प्रशासनिक लापरवाही के कारण सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। वैसे तो निगमायुक्त शहर में नालों की सफाई का दावा करते नहीं थक रहे, लेकिन हकीकत क्या है वो पहली बारिश में ही सामने आ गई, जब निगम कार्यालय के बाहर ही 1 फीट तक पानी भर गया है। फिर दूसरे इलाकों की बात ही क्या। जिला कलेक्टर ने भी शहर के सड़कों का कई बार दौरा किया, लेकिन अब देखिए शहर की क्या हालत है और शहर वासियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून की बारिश जहां खेतों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं बारिश के कारण ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड के हेमासर गांव में बारिश के बाद रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भर गया, जिससे लोगों की आवाजाही का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस अंडर ब्रिज में 8 से 10 फीट तक पानी भर जाने से लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ रही है। बाइक के साथ रेलवे लाइन क्रॉस करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मजबूर ग्रामीण रेलवे लाइन के ऊपर से बाइक निकाल रहे हैं, क्योंकि आवागमन के लिए सिर्फ यही विकल्प उनके पास है। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसी स्थिति हर साल ही होती है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया, जबकि इसको लेकर बार बार शिकायत की जा चुकी है। रेलवे ने अंडर ब्रिज के दोनों तरफ लाल पर्दा लगाकर लोगों को खतरे से आगाह तो जरूर कर दिया, लेकिन अंडर ब्रिज में पानी नहीं भरे, इसके लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। झालावाड़ जिले में इन दिनों मॉनसून मेहरबान है। पिछले 2 दिनों से जिले के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, तो वहीं सीमावर्ती मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के कालीसिंध नदी में पानी की आवक तेज हुई है। कालीसिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से जल संसाधन विभाग भी अलर्ट हुआ है और कालीसिंध नदी का एक गेट खोलकर 4200 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो वहीं बीते 24 घंटों में झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में 99 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा झालावाड़ जिला मुख्यालय पर 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस सीजन में जिले में अब तक औसत 238 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। पिछले 2 दिनों से
जिले में बारिश का दौर जारी होने से नदी नालों में पानी की खासी आवक हुई है, तो वहीं किसानों ने भी बारिश का दौर शुरू होते ही खेती का काम शुरू कर दिया है। पाली नगर परिषद के बीजेपी पार्षदों में आपसी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को एक बार फिर बीजेपी की महिला पार्षद और नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। बताया जाता है कि वार्ड 45 की बीजेपी पार्षद खुशबू सोनी नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी से मिलने नगर परिषद पहुंची और अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में सभापति को बताया। इस बात से तो सभापति नाराज हो गई, जिसके बाद पार्षद और सभापति के बीच में तू मैं होने लगी। दोनों के बीच विवाद के बाद में बड़ी संख्या में वार्ड के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं विवाद की खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभापति चैम्बर से भीड़ को हटाते हुए मामले को शांत करवाया। वहीं सभापति के रवैये से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता विधायक ज्ञानचंद पारख के घर पहुंचे और सभापति की शिकायत की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय पर वार्ड में काम नहीं हुआ तो वार्ड वासियों के साथ नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठेंगे। टोंक जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही अब लोगों की जान पर बन आई है। बिजली कटौती और दूसरी शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी कर्मचारी अब हादसों के बाद भी रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। ये ताजा मामला निवाई के दोताना गांव का है, जहां पर एक घर में 11 केवी का करंट दौड़ने लगा। काफी देर तक लोगों को करंट के झटके लगते रहे। इस दौरान लोग बिजली कट करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करते रहे, लेकिन लापरवाही का आलम देखिए, कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। आखिर बरौनी थाने से पुलिस की मदद ली गई। पुलिस ने आकर बिजली को बंद करवाया। तब तक करीब 1 घंटे तक परिवार के लोग दहशत के साए में घर में कैद रहे। सबसे बड़ी बात तो बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की घंटों कटौती कर रहा है, लेकिन मेंटेनेंस कैसा है इस बात से समझ में आ रहा है कि एक घर में 11 केवी का करंट दौड़ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेपरवाह बिजली अधिकारी कर्मचारी लोगों का फोन रिसीव करने तक की जहमत नहीं उठाते। भरतपुर जिले के कामा उपखंड के गांव पल्ला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर आरोप लगाए हैं कि वे समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके खिलाफ ही ग्रामीणों ने स्कूल में ताला बंद कर दिया। इसके बाद देरी से पहुंचे शिक्षक विद्यालय के बाहर खड़े नजर आए। ग्रामीणों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, जिसमें प्रिंसिपल महेश चंद शर्मा समेत शिक्षक राजकुमार अग्रवाल, शिक्षक शिवराम, सुरेंद्र पाराशर, जितेंद्र समेत कई अन्य शिक्षक थे, जो हमेशा की तरह आज भी देरी से पहुंचे थे। ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। काफी देर समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए और स्कूल का ताला खोला। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देरी से पहुंचे सभी शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे जवाब मांगा गया है। साथ ही विद्यालय में साफ सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। राजसमंद जिले के आमेट पंचायत समिति में कई मनरेगा मजदूरों को कई महीनों से मजदूरी नहीं मिल पाई है। इससे नाराज मजदूरों ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया और विकास अधिकारी मोनिका सामोर को ज्ञापन दिया। मजदूर मेटू ने कहा कि उन्हें 15 महीने से 1 पैसा नहीं मिला है। प्रदर्शनकारी मेटू ने बताया कि नरेगा में पिछले 15 माह का भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी कई बार इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है और परिवार का पालन पोषण करने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में रकम का भुगतान जल्द किया जाए, जिससे सभी मेट को राहत मिल पाए। जो मेटों का पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी भी है सभी के, और इसलिए सभी मेट आए हैं और सभी ने वीडियो साहब मैडम को ज्ञापन दिया है कि हमारा पेमेंट जल्द से जल्द कराया जाए। इसी पंचायत वाले मेटों के किसी की तनख्वाह नहीं आ रही है 16 महीने से, और सबकी तनख्वाह के लिए और आए और कह रहे हैं मैडम साहब को कहा था कि हमारे को तो कम से कम तनख्वाह तो दिला दो। जैसे पैसे आते हैं तो खाते ही खाते में चले जाते हैं, कभी टाइम ज्यादा हो जाता है, टाइम पीरियड वास्तव में ज्यादा होता है।
राजसमंद में झील के पेटे में हो रहा अवैध निर्माण प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। झील के पेटे में हो रहा यह निर्माण सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल रहमान प्रकरण आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। कुछ महीने पहले इस निर्माण पर विवाद होने के बाद नगर परिषद और उपखंड प्रशासन ने इस निर्माण को रुकवाकर इतिश्री कर ली, लेकिन अवैध निर्माणकर्ता एक बार फिर से होटल का निर्माण कर रहा है। यहाँ कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अब कुंभकर्णी नींद में नजर आ रहे हैं। बिना अनुमति के हो रहे निर्माण को तोड़ने में नगर परिषद भी बेबस नजर आ रहा है। ऐसे में ये अवैध इमारत बनने के बाद स्थित सारी गंदगी झील क्षेत्र में जाएगी और झील को प्रदूषित करेगी। अभी आरजी नंबर 776 में इस 4 बीघा 12 विस्वा भूमि पर यह निर्माण कार्य चल रहा है जो अवैध है, और मेरे पास भी बहुत सारी शिकायत आई है जनता की, और मैं भी इसका पुरजोर विरोध करता हूं और इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दे रहा हूं। जोधपुर एम्स ने एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 10 साल के बच्चे का ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी प्रदान की। शिकारगढ़ का ये बच्चा एबरनेथी मेलफॉर्मेशन बीमारी से पीड़ित था। इस बीमारी में नसों में जॉइंट होने के कारण लिवर में खून की सप्लाई नहीं हो रही थी। इस कारण उम्र की तुलना में वजन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। बच्चे के ऑपरेशन से पहले एनाटॉमी विभाग में रखे एक शव का ऑपरेशन ट्रायल किया गया। इसके सफल रहने के बाद 5 विभागों की टीम ने 7 घंटे तक की कड़ी मेहनत कर इस बच्चे का ऑपरेशन किया और उसकी जान बचाई। अब पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती यह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। दावा किया जा रहा है कि देश में ये अपनी तरह का पहला मामला है, जिसमें सिटी बेस्ड सर्जन्स, एनेस्थीसिया, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी और हमारा पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट मिलके करीब 8 घंटे में ये ऑपरेशन को कामयाब ऑपरेशन हुआ, और वो जो फिस्टुला था, जो कनेक्शन था, उसको डिस्कनेक्ट किया गया और बच्चा अब 48 घंटे तक आईसीयू में था, लेकिन अब खा पी रहा है, घूम रहा है और डिस्चार्ज होने की कगार पे है। जयपुर में ज्यादातर जाम रहने वाले जेएलएन मार्ग पर अब ओटीएस चौराहे को सिग्नल फ्री जंक्शन बनाया जाएगा। इसके लिए जेडीए यहां पर 600 मीटर से 1 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्टील केबल स्टेड ओवरब्रिज बनाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही 2 क्लोवर लीफ बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डिजाइन बनाने का काम जारी है। डिजाइन बनाने के बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। संभावना है कि अगले 2-3 महीने में काम शुरू हो सकता है। ये जयपुर का पहला स्टील केबल स्टेड ब्रिज होगा। जेडीए कमिश्नर रवि जैन ने बताया कि सिग्नल फ्री जंक्शन के तहत ओटीएस पर काम कराया जाएगा। जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव इसी चौराहे पर रहता है। यहाँ पर गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा रहती है कि 2 लाइट होने के बाद ही जंक्शन को क्रॉस करने का नंबर आता है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। तकनीकी बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय डाक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसके बाद देश भर की पोस्टल बैंक की शाखाओं और डाकघरों के खाता धारकों को सिर्फ एक IFSC कोड से ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। अभी तक सभी प्रकार के राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंकों के अलग अलग बैंक शाखाओं के IFSC कोड अलग अलग होते हैं, लेकिन अब अपने खाता धारकों को पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक ही IFSC कोड उपलब्ध कराने वाला डाक विभाग पहला बैंकिंग सिस्टम होगा। डाक विभाग के नए बैंकिंग सिस्टम के लिए IFSC कोड 11 अंकों का निर्धारित किया जा सकता है। इस IFSC कोड की शुरुआत IP यानी इंडियन पोस्टल से की गई है। इसका पूरा कोड सभी खाता धारकों को डाकघरों में और डाक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं पर उपलब्ध रहेगा। इससे डाकघरों के खाता धारकों के लिए IFSC कोड ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। बिहार में एक थाना परिसर में देवी दुर्गा पहुंच गई। ये हैरान होने की बात नहीं है। ये दुर्गा आखिर कौन है और थाने क्यों पहुंची? जानने से पहले इस महिला को देखिए। ये महिला खुद को दुर्गा का स्वरूप बता रही है। दरअसल शराब पीने के आरोप में पुलिस ने इस महिला के पति को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये महिला एक हाथ में चावल और दूसरे हाथ में डंडा लिए थाने पहुंची।
पूरा मामला जमुई जिले के सिकंदरा थाने का है। थाने पहुंचकर महिला खुद को दुर्गा मां बताकर ड्रामा करने लगी। उसने थाना परिसर में चावल के दाने छिड़के और अपने पति को छोड़ने को कहा। हालांकि जैसे ही पुलिस कर्मियों ने सख्ती दिखाई, महिला का ड्रामा बंद हो गया। बाद में पुलिस के समझाने के बाद महिला थाने से अपने घर लौट गई। बताया गया है कि महिला संजू देवी अक्सर अपने गांव में खुद पर मां दुर्गा के आने का ड्रामा करती रहती हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लिश टीम को 50 रन से करारी शिकस्त दी। ये टीम इंडिया की T20 में इंग्लैंड में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 198 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 19.3 ओवर में 148 रन ही बना पाई। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हार्दिक पांड्या ने लिए। उन्होंने 33 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 51 रन भी बनाए। वो भारत के लिए एक मैच में अर्धशतक जमाने के साथ साथ 4 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इसके अलावा भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए, तो वहीं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दीपक हुड्डा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 17 गेंद में 33 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के भी निकले। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने भी 14 गेंद पर 24 रन की पारी खेली। इस मैच में भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने डेब्यू किया। वे भारत के लिए T20 खेलने वाले 99 खिलाड़ी बने हैं। उन्हें रोहित शर्मा ने डेब्यू कैप सौंपी। अपने पहले मैच में ही अर्शदीप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3.3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके हैं। इंग्लैंड में खेली जा रही T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने 50 रन से शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में वैसे तो कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस जीत के हीरो रहे हरफन मौला हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पहले बैटिंग में शानदार हाथ दिखाए और फिर गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर डाला। इस मैच में टीम को शानदार शुरुआत मिली, लेकिन 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद टीम इंडिया दबाव में आ गई। हालांकि तीसरे विकेट के लिए सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा ने अच्छी साझेदारी की, लेकिन असली कमाल दिखाया हुड्डा के आउट होने के बाद आए हार्दिक पांड्या ने। आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर गुजरात को चैंपियन बनाने वाले हार्दिक ने यहां भी अपना जलवा दिखाया। दीपक ने आक्रमण और रक्षात्मक खेल का शानदार समन्वय दिखाते हुए T20 में अपनी पहली 50 बनाई और टीम इंडिया को एक शानदार स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन असली कमाल तो पांड्या ने अपनी गेंदबाजी में दिखाया, जब उन्होंने एक के बाद एक 3 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को झकझोर दिया। पांड्या ने इंग्लैंड की पारी के दौरान 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए। पांड्या ने अपनी परफॉर्मेंस से टीम इंडिया के सामने खड़े हुए तमाम सवालों का जवाब भी दे दिया है। वैसे क्रिकेट प्रेमियों और क्रिकेट प्रशासकों का एक बड़ा तबका उन्हें भारतीय टीम का फ्यूचर कैप्टन कह रहा है, यानी रोहित के बाद टीम इंडिया की कमान संभालने का दावेदार। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से मिली करारी हार का बदला लेने का मौका मिल गया है। जी हां, श्रीलंका में 27 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम 28 अगस्त को पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है। भारत इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है और इस टूर्नामेंट में उसे पाकिस्तान को मात देने के साथ साथ अपना खिताब बचाने की भी चुनौती है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एशिया कप के क्वालिफायर मुकाबले 21 अगस्त से शुरू होंगे। इसमें यूएई, ओमान, नेपाल, हांगकांग समेत अन्य टीमें उतरेंगी। इसमें से एक टीम मेन ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करेगी। मेन ड्रॉ में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को पहले ही जगह मिल चुकी है। अंतिम बार एशिया कप के मुकाबले 2018 में यूएई में करवाए गए थे। इस बार एशिया कप के मुकाबले T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। पहले ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाता था। पहली बार 2016 में T20 फॉर्मेट में इसका आयोजन करवाया गया था। तब टीम इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। ऐसे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड यहां पर अच्छा है। उसने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर 7वीं बार खिताब पर कब्जा किया था।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।